साल प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज़ादी का त्योहार निकट है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त आने वाला है। देश भर में तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों के तहत हर कोई इस उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाने के लिए प्रयत्नशील है। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने इस मौके को खास बनाने के लिए आह्वान किया, हर घर तिरंगा। अभियान का आशय यह था कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तकरीबन 20 करोड़ घर हैं। कोई घर बच ना जाए जो 15 अगस्त को अपने यहां तिरंगा ना फहरा पाए। इस अभियान को एक युद्ध स्तर पर अमल में लाने के लिए अभियान चल रहा है। पर इस देश का दुर्भाग्य यह है कि कोई भी कोशिश आप कीजिए वह बगैर विवाद के संपन्न होती नहीं है। तो इस तिरंगे पे भी विवाद हो गया और यही हमारा विषय है, तिरंगा शान फिर क्यों घमासान। तिरंगा इस देश की अस्मिता का प्रतीक है, इस देश की स्वाधीनता का प्रतीक है, इस देश के द्वारा जिस संघर्ष के बाद आज़ादी को हासिल किया गया उसका भी प्रतीक है। देश की आन बान शान तिरंगा है। कितने ही गीत लिखे गए, कितनी ही कविताएं लिखी गई, कितने ही निबंध तिरंगे की शान में लिखे गए, पर इसके बावजूद भी तिरंगा विवाद का विषय बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बता रही है कि तिरंगे के संदर्भ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने आप में अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, और कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में आरोप लगाया जा रहा है कि यह तो अब देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, इसलिए एक अच्छे खासे अभियान के संदर्भ में भी सवाल उठा रही है। मौका इसलिए मिला कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाली गई। तमाम सांसदों को आमंत्रित किया गया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल के सांसद ने उस यात्रा में शामिल होने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी से पूछा गया, अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया हम अपना कार्यक्रम अलग से करेंगे। अब देश के तिरंगे के संदर्भ में भी कार्यक्रम अलग से क्यों, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन सवाल इस पर भी उठना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की दूरियां क्यों बन गई कि एक सरकार का आयोजन भाजपा का आयोजन बनकर रह गया। भारतीय जनता पार्टी ही की क्या केंद्र सरकार हो गई, ये शिकायत लोगों के बीच में है। अब इससे भी आगे बढ़ के आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा अभियान चला कौन रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं जिनका पैतृक संगठन देशद्रोही है, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो आज हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगा कि इस विषय पे बात होनी चाहिए, गंभीरता से विमर्श होना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कम से कम हम लोगों को, प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर करनी चाहिए। तिरंगा का एक इतिहास है। इस भारत देश के अंतर्गत जब गुलामी का दौर चल रहा था उस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तथाकथित तौर पर। विवेकानंद की शिष्या होती थी भगिनी निवेदिता, उन्होंने उस राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था, लेकिन वो तिरंगा नहीं था। तिरंगा एक लंबी प्रक्रिया के बाद तब अस्तित्व में आया जब 1921 में विजयवाड़ा में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। महात्मा गांधी को उस समय पर तिरंगे का एक स्वरूप पिंगली वेंकैया जी के द्वारा सौंपा गया। पिंगली वेंकैया जी के परिजनों का भी पिछले दिनों अमित शाह जी के द्वारा इस योगदान के संदर्भ में अभिनंदन भी किया गया। तो पिंगली वेंकैया ने पहले जो स्वरूप दिया था वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। उसमें 2 ही रंग थे, उन्होंने 3 रंग जोड़े, जिसके अंतर्गत भगवा था, जिसके अंतर्गत केसरिया जिसे बोलते हैं केसरिया रंग था, और साथ में हरा रंग था। केसरिया के विषय में बताया गया कि ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर हरा रंग मुसलमानों के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने दृष्टि दी कि इस देश में केवल हिंदू मुसलमान नहीं रहते, अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, इसलिए एक तीसरा रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए होना चाहिए, और उसके तहत सफ़ेद रंग जोड़ा गया। तो ऐसे तिरंगा अस्तित्व में आया। साथ ही देश के स्वाभिमान को जागृत करने को उद्देश्य से उसमें चरखे को रेखांकित किया गया। चरखा 3 रंगों पर साया था। इस प्रकार के स्वरूप के साथ विजयवाड़ा अधिवेशन में तिरंगा अस्तित्व में आया, लेकिन वह तिरंगा बाद में बदलता रहा और 1931 में एक नया तिरंगा अस्तित्व में आया जिसमें चरखे का साइज छोटा हो गया और वह केवल सफ़ेद रंग की पट्टी तक रह गया। लेकिन वर्तमान में जो तिरंगा है वह तिरंगा संविधान सभा के गठन के बाद देश के पहले राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ध्वज संबंधी, और उस समिति के द्वारा जिस तिरंगे को स्वरूप दिया गया उसमें चरखे का स्थान सारनाथ के अशोक स्तंभ में अंकित धर्म चक्र ने ले लिया। वो धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं, नीले रंग का है। वो 24 तीलियां 24 घंटे के संदर्भ में और साथ ही सक्रियता के तौर पर है। तो इस तरीके से तिरंगे का स्वरूप आया। लेकिन जो तिरंगा पहले हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के तौर पर 3 रंगों को देखा जा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति को बदल दिया गया। अब केसरिया रंग जो है वो शौर्य के प्रतीक के तौर पर है, सफ़ेद रंग शांति के प्रतीक के तौर पर है, और हरा रंग समृद्धि के प्रतीक के तौर पर है। तो इस देश ने शौर्य का, शांति का और समृद्धि का सम्मान करते हुए सदैव सक्रिय रहने की भावना को तिरंगे के माध्यम से व्यक्त किया।
वो तिरंगा हमारी आन बान शान है। वह तिरंगा 1947 में 22 जुलाई को 1947 को अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा। और पहली बार जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो तिरंगा फहराया गया। तो सोचा नहीं था कि आज़ादी के अमृत काल में उस तिरंगे के फहराने को लेकर भी कोई विवाद पैदा हो जाएगा, पर वो विवाद है और इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर वाकई कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र उनका दिया हुआ है जिन्होंने इस आज़ाद देश में पहली बार तिरंगे को फहराया था, अर्थात देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तिरंगे के लिए कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी महत्वपूर्ण बात आज से 75 साल पहले हम लोगों के बीच में कही थी और आज हम इसी के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं। कोई किसी पार्टी के संदर्भ में उसे देशद्रोही बता दे रहा है, कोई उसके पैतृक संगठन के संदर्भ में देशद्रोही करार दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आह्वान कर लिया कि तिरंगे को हर घर में फहराया जाए, तो इस पर सवाल उठने लगा कि ये लोगों ने 52 साल तक इस देश में तिरंगा अपने संगठन के मुख्यालय पर नहीं फहराया। पर सोचने की बात यह कि इस देश में 52 साल तक आम आदमी को अपनी मर्जी से तिरंगा फहराने का अधिकार था भी तो नहीं। जिस प्रकार का नियम कायदा कानून बना हुआ था उसके तहत तिरंगा फहराना अपने आप में किसी संकट को आमंत्रण जैसा कर रखा था और ऐसे संकट का सामना प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल को करना भी पड़ा था। नवीन जिंदल ने जब अपनी फैक्ट्री में तिरंगे को फहरा दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और एक लंबे केस के बाद आम व्यक्ति को यह अधिकार मिल सका कि वह अपनी मर्जी के अनुरूप सम्मान व्यक्त करते हुए तिरंगे को फहरा सके। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, मुखर रहते हैं ऐसे मसलों के लिए, हमारे बड़े पसंदीदा पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी विचारवान चेहरा हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो हम शैलेश जी को ही याद करते हैं। इन सबके बीच में DK जैन साहब हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं जिस संगठन का मूलभूत ध्येय इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है। पर उस संगठन के संदर्भ में राहुल गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है देशद्रोही संगठन है। समझेंगे जैन साहब से क्यों इतने समर्पण के बाद भी उनके संदर्भ में ये शब्दावली समाज में प्रयुक्त होती है। और साथ ही हमारे बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राकेश अचल जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं और समझना चाहते हैं कि तिरंगा देश के हर नागरिक के लिए, हर नागरिक की आन बान शान के लिए है। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा की बपौती हो गया। तिरंगे के संदर्भ में केंद्र सरकार आयोजन करती है तिरंगा यात्रा का, सारे भाजपा के सांसद मोटरसाइकिल पे दिखाई देते हैं। किस तरीके का देश बन गया चिंतामणि जी, जिसमें दूसरी पार्टी के एक भी सांसद को आप अपने आयोजन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या देश का निर्माण करने जा रहे हैं हम? थोड़ा इसके साथ अपनी बातचीत को शुरू करें कि वाकई आप एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान छेड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी यात्रा में बाकी दल का कोई व्यक्ति शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा विभाजन आजादी के अमृत काल में, अमृत महोत्सव में क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है जी। ये अभियान सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने एक जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं और इस पूरे साल अनेक अनेक कार्यक्रम होना है। उसी की शुरुआत जो है वो इस हर घर तिरंगा करके की है। वास्तव में राष्ट्रभक्ति का भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर परिवार को ये बोध होना चाहिए कि हम आजादी का के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो अनेक विषयों पर विचार करें इसके माध्यम से और इससे जुड़े। अगर कांग्रेस को लगता है या अन्य विपक्षियों को लगता है तो वो स्वयं भी अपना, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को कहे कि नहीं आप आइए, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। वो अपनी यात्राएं निकाले, वो खुद इसमें अभियान में शामिल हो। लेकिन देखने में यह आता है कि कांग्रेस का बड़ा दोष है कि कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम भी यदि सरकार करेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो सेना, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोटा मोटा कोई पाकिस्तान पे
अभियान चलाया या कुछ किया तो उसका भी विरोध करेंगे, सेना का विरोध करेंगे, कोई सुधार की बात की तो उसका विरोध करेंगे, जीएसटी लाए तो उसका विरोध करेंगे। यानी कि ऐसा मैं पिछले 8 सालों में देख रहा हूं कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जिसका विरोध इन्होंने न किया हो। और अच्छा, एक बार तिरंगा यात्रा निकली थी तो उस तिरंगा यात्रा का भी विरोध कांग्रेस ने किया था। तो इनका विरोध के लिए विरोध ये शगल बन गया है और ये मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिपक्षी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है। मुझे अच्छा, लगता है कि उन्हें कांग्रेस का नहीं तो करना। बेड़ा गर्की है आपके अनुसार चिंतामणि जी, कोई बात नहीं। बाकी राजनीतिक दलों का क्या हुआ? कोई भी नहीं दिखा। कांग्रेस को तो कोसने के लिए आप भी कभी पीछे नहीं रहते। आपका कहना है कांग्रेस कभी भी विरोध करने से पीछे नहीं रहती, आप कितने अच्छा कर लो। लेकिन आप थोड़ा ये तो रोशनी दीजिए, क्या अन्य दल जो विपक्षी की भूमिका में है उसका एक भी सांसद आपकी यात्रा में नहीं दिखा? क्या इसे आप चिंता का विषय नहीं मानते? क्या इसे आप अपनी विफलता के तौर पर नहीं देखते? क्या इसे आप अपनी नीति और नीयत पर सवाल के तौर पर नहीं देखते? क्या आपने ऐसा तौर तरीका अपनाया है कि देश की सरकार के द्वारा तिरंगे के सम्मान में निकाले जाने वाली यात्रा भी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई? क्या इसे आप अपनी विफलता के तौर पर नहीं देखते चिंतामणि जी? क्या इससे आप दुखी नहीं होते? क्या इससे आपका मन क्लांत नहीं होता कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं? कि हम पाकिस्तान से थोड़े आमंत्रण बुलाए थे कि तिरंगा यात्रा में शामिल होइए, इस देश के लोगों के संदर्भ में चाहते थे ना, उनको भी शामिल नहीं करा पाए। क्या कर रहे हैं आप ऐसा? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हो सकती है, पर्सनल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है। इस अभियान की सफलता और असफलता कोई सांसद तय नहीं करेंगे। इस अभियान की सफलता और असफलता वो 130 करोड़ लोग करेंगे जो अपने घरों पर ध्वज लगाएंगे, अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे और तिरंगा यात्राएं निकालेंगे, तिरंगे के साथ अच्छा, खड़े दो होंगे। विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए, बाकी जोड़िए। एक विश्वास सारंग है, जैसे मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हो, उसके सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो गए अब तो, अब भाजयुमो के नेता नहीं है, वरिष्ठ नेता है, कई सालों से मंत्री हैं, वो कांग्रेस को देशद्रोहियों की पार्टी बता दी है। दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी हैं, उन्होंने आप लोगों के संदर्भ में कहा है कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। तथ्यपूर्ण बात है थोड़ी। 52 साल तक संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, ये उल्लेख कई बार आता है। चिंतामणि जी भी संघ दीक्षित व्यक्ति हैं, थोड़ा आज खुलासा हो ही जाए इन आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में चिंतामणि जी। देखिए, आपने प्रारंभ में ही कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमेशा अपने इग्नोरेंस का बार बार बयान जनता में उसको फिर से प्रकाशित करते हैं, बार बार कि हाँ मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये बयान भी उनके अज्ञान का प्रकटीकरण है, ये वास्तव में प्रकाशन है उनके अज्ञान का। और जब आपको नहीं पता हो तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप जो है वो बुद्धि का ढक्कन है। जैसे ही आप बोलेंगे समझ में आ जाएगा आपके अंदर क्या है। और जी, इसमें उन्होंने अपनी दुर्भावना और अपनी इग्नोरेंस दोनों बता दिए। आप खुद बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद उस समय जो नेशनल फ्लैग कोड लाए और उसमें यह तय किया केवल सरकारी भवनों पर लगाएगा तो संघ के अधिकारियों को अंदर जाना है क्या? वो खुद संघ की लोकप्रियता और संघ के राष्ट्रवादी विचारों से घबराए हुए थे। तो उनको ये कहीं ना कहीं लगता था कि ये राष्ट्रवाद का जो परचम केवल हमारी अपनी छाप लगी है, इस पे संघ ना ले ले, और इसलिए उन्होंने इस पे रोक लगाई प्रतिक्रिया में। और वो 2002 में समाप्त हुआ है जब नया कोड आया। तो अब उनको अगर ये नहीं पता है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए और सबसे पहले राहुल गांधी जी को पार्टी से उपाध्यक्ष पद से हटा देना अच्छा, वो चाहिए। तो महाअज्ञानी है राहुल गांधी तो आपके अनुसार चिंतामणि जी, पर आप थोड़ा ये बता दें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस देश में ध्वज फहराने के संदर्भ में वाकई कोई प्रतिबद्ध रहा है निजी जगहों पर भी? वास्तव में सरकारी हमने तो जो देखा है वो केवल सरकारी स्कूलों में देखा है और जो सरकारी संस्थान है उनमें बनाते हुए देखा है। इसके सिवा कोई आपने किसी निजी स्कूल में, निजी भवनों में 15 अगस्त के और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए 2002 से पहले कभी नहीं देखा चिंतामणि जी? वाकई मैंने तो केवल स्कूलों में देखा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और वहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये सब होता था। इसके सिवा मैंने तो नहीं देखा, या जो प्राइवेट स्कूल थे वो, तो इसके सिवा मैंने नहीं देखा। तो चिंतामणि जी कुल मिलाकर राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहे हैं कि उन्हें अपने बुद्धि का ढक्कन खोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। उन्होंने खोल दिया, दिक्कत हो गई। पर हमने सवाल कर दिया, चिंतामणि जी ने कह दिया कि भाई ये मुझे नहीं पता है। विषय बड़ा गंभीर है। लेकिन मैं
जाना चाहता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास। हालांकि मैं डीके जैन साहब के पास भी जाना चाहता था, पर वो अभी तक हमारे साथ में केवल फ़ोन लाइन पे। मैं चाहता हूं कि वो जब सामने दिखें तब उनसे बात करें। तो जैसे ही मैंने कहा कि वो दिखें तो वो हमें दिख भी गए हैं। तो जैन साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में लाखों स्वयंसेवक गर्वित भाव से अपने आप को महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो इस देश के लिए समर्पित है, इस देश की उन्नति के लिए समर्पित है, इस देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए समर्पित है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दे रहे हैं देशद्रोही संगठन है। 52 साल तक अपने मुख्यालय पर जिन्होंने तिरंगा फहराने से परहेज किया, वो आज बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा। थोड़ा खुलासा करें इस संदर्भ में आप। जी जैन साहब, आपने स्वयं अपने कथन में अभी इस बात को स्पष्ट किया था कि इस देश में तिरंगा लहराने की स्वतंत्रता नहीं थी, तिरंगा लहराने पर भी पाबंदियां लगी हुई थी जी। वो तो उद्योगपति नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस बात के लिए लोगों को आजादी दिलवाई, एक तरह से कहना चाहिए उनको ये अधिकार दिलवाया कि वो भी स्वाभिमान के साथ इस देश के तिरंगे को लहरा सकते हैं, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकते हैं जी। ऐसा अधिकार हमको 52 वर्ष के बाद मिला जी। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संगठन है जी। उसका बेसिक मंत्र ही यही है कि ये हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि को, इस देश की भूमि से प्यार किया जाए और इसके लिए सर्वस्त्र निछावर कर दिया जाए। सर्वस्त्र न्योछावर करने की भावनाएं ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। लेकिन एक द्वंद्व है जैन साहब आपके कथन के संदर्भ में। बार बार यह माना जाता है कि आपको भगवा ध्वज तिरंगे से ज्यादा प्यारा है, भगवा ध्वज को ही आप इस देश को ध्वज बनाने के लिए इच्छुक थे और इस कारण से तिरंगे के संदर्भ में परहेज रहा आपको। ऐसे वातावरण में तैरती हैं चीजें, इसके संदर्भ में सत्य क्या है, थोड़ा आपसे ही आए। देखिए, ये एक भ्रामक मिथ्या है कि हमें कोई परहेज राष्ट्रीय किसी प्रतीक से रहा हो जी। वास्तव में ये तो कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय ध्वज जो था, जैसा अभी आपने बताया जी। 1947 जुलाई में जो स्वाधीनता समिति थी, जो संविधान समिति थी, उसने ये डिसाइड किया ये राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये तिरंगा, ये फाइनलाइज किया गया, बहुत बाद में फाइनलाइज किया गया जी। उससे पहले तो ये कांग्रेस का ध्वज हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी का ध्वज हुआ करता था जी। तो कांग्रेस पार्टी के ध्वज को फहराने से कोई राष्ट्रीयता नहीं जागृत होती है जी। और भगवा फहराने का प्रश्न है तो भगवा हमारी संस्कृति का प्रतीक है जी। भगवा रंग जो है वो आप अगर देखेंगे तो जितने भी प्राचीन सम्राट हुए हैं, सम्राट अशोक से लेकर विक्रमादित्य रहे हों या जितने भी प्राचीन राजा हुए हैं हमारे देश में, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे वो वीर शिवाजी रहे हो, उन सबका जो ध्वज था वो भगवा ही रहा, केसरी ध्वज ही रहा सबका। जितना हमारे सम्राट रहे, जितने हमारे देश के गौरवशाली परंपरा रही, हमारी संस्कृति रही, उस सबका जो प्रतीक था वो भगवा ध्वज रहा है। ये तो कांग्रेस के द्वारा बाद में अपना एक ध्वज बनाया गया और फिर उसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। तो हमने तो हमेशा राष्ट्रभक्ति के अलावा कुछ सीखा नहीं, देश के ऊपर न्योछावर होने के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ना कुछ सीखा है और ना ही हमारा कोई उद्देश्य है। इस देश को समृद्ध बनाना, इस माटी की सेवा करना, इसके प्रति अपना जीवन समर्पित करना, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मूल मंत्र है। आप लोगों को बड़ी शिकायत रही है कांग्रेस ने बहुत गलतियां की, थोड़ा सीधे सीधे बताइए ना। राष्ट्रीय ध्वज के निर्धारण में भी क्या आप इस तथ्य को मानते हैं गलती की? तिरंगा नहीं होना था, केसरिया होना था, भगवा होना था। कहीं ना कहीं चूक गई कांग्रेस, कहीं ना कहीं चूक गई संविधान सभा और इसीलिए इस तिरंगे को अंगीकार करने के संदर्भ में कहीं ना कहीं मन व्यथित रहा, संशय रहा। 52 साल इसलिए भी लग गए। देखिए, कांग्रेस एक बार ध्वज का निर्धारण हो गया, वो डिसाइड हो गया, निर्णय हो गया, तो हम उसको स्वीकार करने में हमें गौरव का अनुभूति होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये निश्चित से कांग्रेस की जो शुरू से जो तुष्टीकरण की नीति रही है उसी का प्रतीक है कि उन्होंने केसरी के साथ साथ हरा रंग भी जोड़ा, सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए, और फिर सफेद रंग जोड़ा एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए।
लेकिन हम फिर भी उसको न मानते हुए, चूंकि ये राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, ये ध्वज हमारा गौरव है। अच्छा जैसा मैं एक सवाल करना चाहूंगा, फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास जाऊंगा। ये कांग्रेस तो है ही तुष्टीकरण वाली पार्टी, आप लोग लगातार ही बताते हैं, पर ये भाजपा भी तुष्टीकरण में क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पार्टी का ध्वज तैयार किया तो केसरिया के साथ हरे को क्यों जोड़ा हुआ है? आपको कांग्रेस के संदर्भ में हरा रंग तुष्टीकरण का प्रतीक दिखाई देता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने ध्वज के साथ में हरे रंग को जोड़ा हुआ है। आजकल हम देखते हैं भाजपा का ध्वज जहां भी दिखता है हरा रंग मुझे वहां पर भी दिखाई देता है, वो नहीं खला आपको जैन साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में अगर हरा रंग जोड़ा गया है तो ये इस तथ्य को स्वीकार करने के प्रतीक से जोड़ा गया है, उद्देश्य से जोड़ा गया है कि अब चूंकि 22 करोड़ मुसलमान भी इस देश में रहते हैं, उनकी भावनाओं का भी, सर्वधर्म संभाव की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा एक इतिहास रहा है, उसको फॉलो करते हुए हमने उसको अपनाया है। तो जैन साहब, भाजपा ने अपनाया तो ये स्वीकार्यता की निशानी है, कांग्रेस ने अगर लगाया तो ये तुष्टीकरण की निशानी है। वाकई ये विचार ठीक है, आपके विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास चलता हूं और शैलेश जी आपसे जानना चाहता हूं, तिरंगा यात्रा का आह्वान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सारे सांसदों को आमंत्रित किया जाता है, क्या बहादुरी दिखा ली आपने उस तिरंगा यात्रा में शामिल ना होकर? आप बता रहे हैं हम अपना कार्यक्रम अलग से करेंगे। ऐसे आयोजन दुनिया को संदेश देने के लिए होते हैं कि ये देश एकजुट है। आप इसे भी अपनी दूरियों के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपके सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो संभवतः भावी अध्यक्ष भी हैं, उनके पास इस तिरंगा अभियान के संदर्भ में यही टिप्पणी करने के लिए बचा था कि आप उन करोड़ों स्वयंसेवकों की भावनाओं को आहत कर दें जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए समर्पित हैं, जो संगठन प्रण प्राण से इस देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है, उसके लिए इस भाषा के इस्तेमाल को आप जायज़ ठहरा दे रहे हैं। थोड़ा रोशनी दें कि क्या डर गए हैं आप हर घर तिरंगा अभियान से? मोदी जी का कोई भी आह्वान सफलता का अपने आप में प्रमाणीकरण होता है, ये अतीत में दे चुके हैं। वो चाहते हैं तो पूरे घर को बाहर निकलवा कर थाली बजवा देते हैं, ये हमने देखा है। तो अब हर घर तिरंगा जो आप 55 साल के शासनकाल में नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी इस बात करने वाले हैं। कोई घर बचेगा नहीं जिसमें तिरंगा दिखेगा नहीं। डर गए आप? तिरंगा फहराना मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है जी। इतनी बेतुकी बात, इतनी बेढंगी बात जी सम्मानित नेताओं के मुंह से सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जी। तिरंगा हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक। इसी तिरंगे झंडे तले हिंदू, मुसलमान, सिख सब ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे सैनिक अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और इस तिरंगे को राजनीति का प्रतीक बनाना, हम भी तो छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, हमर तिरंगा, हम सबका तिरंगा। उस तिरंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बातों को सुन रहा था। इतनी असत्य बातें, इतनी झूठ बातें, फ्लैग कोड का हवाला दे रहे थे। ध्वज संहिता तो सबको छूट देती है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को सब अपने घर में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, और ये छूट आज से नहीं, शुरू से प्राप्त है लोगों को। और राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष कहने वाले नेताजी को बता दूं मैं, वे इस पद पर नहीं हैं। और जिन नवीन जिंदल का वे हवाला दे रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के सांसद रहते हुए, हरियाणा से लोकसभा सदस्य रहते ही सर्वोच्च न्यायालय से सदा दिन तिरंगा फहराने की अनुमति प्राप्त की थी। और आरएसएस की देशभक्ति के बड़े गुणगान जो हो रहे थे, उनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी की लड़ाई के तिरंगे में भी और हमारे राष्ट्र ध्वज में भी ये रंग किसी धर्म के प्रतीक नहीं हैं। उनके लिए होंगे, भाजपा के लिए हिंदू ज़्यादा हैं तो इसलिए केसरिया बड़े, मुसलमान कम हैं तो हरा छोटा। महात्मा गांधी ने 1929 में कहा था कि हमारे लिए केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, हमारे लिए श्वेत धवल रंग पवित्रता का प्रतीक है, और ये हरा रंग आशा का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ये बात 1929 में महात्मा गांधी ने कही थी। हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। आजादी की लड़ाई के दौरान ये बातें चलती रही और आज इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये धर्मों के प्रतीक ये रंग कदापि नहीं है। और आरएसएस के देश प्रेम पर जो गुणगान हो रहा था, मैं पूछना चाहूंगा, जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे तब ये देश प्रेम आरएसएस का कहां सोया पड़ा था। गुरु गोलवलकर जब आजादी के बाद तिरंगे को अशुभ बता रहे थे और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको जवाब दिया था कि हमारे तो 3 नेता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तिरंगा कैसे अशुभ हो सकता है, तब ये देशभक्ति कहां सोई पड़ी थी। और 26 जनवरी को आरएसएस मुख्यालय पे झंडा फहराने से इनको कोई ध्वज संहिता नहीं रोकती थी, इनका केसरिया के प्रति प्रेम रोकता था। वो तो भला हो नागपुर के उन 2 लोगों का, बाबा मेंढे का, रमेश कोलांबे का, दिलीप छटवानी का, जो 2001 में 26 जनवरी के दिन तिरंगा लेके चले गए थे रेशम बाग में झंडा फहराने के लिए। और आरएसएस के सुनील काटले प्रभारी कार्यालय ने पहले उनको घुसने से रोका, वो घुस गए तो उनको तिरंगा फहराने से रोका, और जब उन्होंने तिरंगा फहराया तो उनके खिलाफ रिपोर्ट करके उनको जेल भेज दिया। ये आरएसएस की देशभक्ति है। गोलवलकर जी का कथन आरएसएस की देशभक्ति है। आजादी की लड़ाई में भाग न लेना आरएसएस की देशभक्ति है, या हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर फूट डालो राज करो की नीति में जिन्ना की ही तरह अंग्रेजों के सहभागी बनने की ये आरएसएस की देशभक्ति है, या 1942 में अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का आह्वान करना आरएसएस की देशभक्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, आरएसएस अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाला बन गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस को देश की आजादी की लड़ाई से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। गोलवलकर जी के वांग्मय को मैंने बहुत पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें सामाजिक संगठन बनाने में रुचि है। तो आज आप तिरंगा लेके कैसे निकल पड़े? आपकी ये तिरंगा के प्रति भक्ति कैसे जाग गई? सबसे पहले देश से माफी मांगना चाहिए आरएसएस को और भाजपा को, तब आप तिरंगे के ध्वजवाहक बनने का हकदार बन सकते हैं। अभी आपको यह अधिकार है ही नहीं। एक बात बताइए शैलेंद्र जी, आपको और भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों से खिलवाड़ करने में इतनी रुचि क्यों है? आप देश के सम्मुख सत्य आने क्यों नहीं देना चाहते हैं? बार बार ये कहना कि संघ की आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, क्या जानते हैं आप संघ के संदर्भ में? जिन्होंने संघ की स्थापना की डॉक्टर हेडगेवार, आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस ने ही संघ का गठन किया। आप इस उपलब्धि से बचने के स्थान पर संघ को कटघरे पे खड़ा कर देते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, वह तो स्वयं आज़ादी के आंदोलन में 2 बार 1 साल और 9 महीने का कारावास काटे हुए हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन में सहभागिता के चलते काटे हुए हैं। असहयोग आंदोलन में सहभागी बने 1921 और 1922 के बीच में तो कारावास काटा। जब संघ का गठन कर दिया 1925 में उन्होंने, तो दांडी यात्रा के साथ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब भी संघ प्रमुख, संघ संस्थापक हेडगेवार जी ने उस आंदोलन का समर्थन किया, संघ ने समर्थन किया, और न केवल समर्थन किया बल्कि इस अपराध में 9 महीने तक का कारावास काटा। आप इसके लिए आभारी होने के स्थान पर तथ्यों को भ्रमित क्यों कर देते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल एक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अभियान चलता है कि कैसे नेहरू परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनकी वल्दियत को बदल दिया जाए। आप भी उस होड़ में शामिल हो रहे हैं, क्यों? किस बात से डर रहे हैं? चाहे हेडगेवार जी हों, चाहे सावरकर जी हों जी, इनका दोहरा चरित्र है जी, 2 पहलू हैं इनके चरित्र के जी। अंग्रेजों के जेल में काला पानी जाने के पहले जब इन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और माफ़ी मांग के 9-9, 10-10 बार माफ़ी मांग के जेल से छूटने के बाद जब ये अंग्रेजी सरकार के आजीवन पेंशनधारी बन गए। इनके 2 पहलू हैं। हेडगेवार जी निश्चित रूप से कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, लेकिन 1925 के बाद उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। और अगर आप गुरुजी वांग्मय को पढ़ें, आपने तो आपसे बड़ा अध्येता कौन है यहाँ पर, उसको पढ़ें तो बारंबार इन सवालों का जवाब गोलवलकर जी भी देते हैं, देवरस जी भी देते हैं। मैंने खुद बार बार पढ़ा है, बहुत स्पष्ट इनकी अवधारणा है समाज नीति की। अब कहां से तिरंगा लेके निकल पड़े बहुत आप पढ़ते हैं, पर इसका जवाब नहीं देते हैं कि संघ की स्थापना के बाद भी 1931 में देश की आज़ादी में संघर्ष करने के चलते डॉक्टर हेडगेवार 9 माह का कारावास क्यों काटते हैं। लेकिन मैं अभी चर्चा
हिड़केबाजी पर नहीं कर रहा, बल्कि तिरंगे के संदर्भ में कर रहा हूं, संघ के संदर्भ में कर रहा हूं। तो इस चर्चा को विस्तार देने के लिए, निष्पक्ष राय के लिए भी मेरे पास एक शख्स मौजूद है जिसका नाम राकेश अचल है। अचल जी, आपकी टिप्पणी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम पे। क्या आपका मन दुखता नहीं है? आज़ादी का अमृत काल का समय चल रहा है और ये राजनीतिक दल इसमें भी सियासी लाभ हानि के गणित के साथ है। केंद्र सरकार एक आयोजन सफलतापूर्वक नहीं कर पा रही जिसमें सभी दल सभी प्रकार का विरोध छोड़कर एक छत के नीचे आ सकें। क्यों आयोजन के अंतर्गत इस प्रकार से गरिमामय तरीके से आमंत्रण नहीं मिला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि वह इस आयोजन को देश का आयोजन समझ पाते? क्या आपको नहीं लगता है कि आज़ादी के अमृत काल के इस प्रकार के आयोजन की हालत देख के जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना खून बहाया, जानें कुर्बान की, वो लज्जित हो रहे होंगे? क्या देश बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और क्या देश बन गया है? डॉक्टर साहब, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि नजर से, जख्म से, फूलों से, रेगे सहरा से कहाँ से तेज करूँ अपनी रास्ता कहिए। इतना मामला उलझ गया है 8 साल में जी कि आप कहाँ से बातचीत शुरू करें ये तय करना मुश्किल है। जी आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। 75 साल हमने एक देश में आजादी को पनपाया, लोकतंत्र को पनपाया, और वहीं हम तिरंगे को लेकर विवाद में पड़ गए। तो इसके लिए जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। अभी नितिन जी ने अपनी बात कही, चिंतन मन जी ने अपनी बात कही, जैन साहब ने अपनी बात की। मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि सब अपने अपने संगठनों का पक्ष पोषण कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कोई नहीं कर रहा है। जी आप देखिए, मोटी सी बात, बहुत कॉमन मैन की बात है कि अगर आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता का, तो ऐसी कोई समिति आपने बनाई हुई है जो इस पूरे देश के राजनीतिक दलों को और बड़े लोगों को उसमें बैठ के निर्णय करे कि हमें क्या क्या करना है? पहला सवाल, ऐसी समिति बनी है। दूसरा सवाल, क्या ऐसी समिति की कभी कोई बैठक हुई है? कोई सर्वदलीय ऐसी जो समिति आपने बनाई थी उसमें कोई बैठक की? कभी आपने निर्णय किया कि हम ये करने वाले हैं? तो जब आप हर कदम, हर फैसला अकेले बंद कमरे में बैठ के राजनीतिक हितों के लिए करते हैं तो सवाल उठता है। मैं अभी जैन साहब को सुन रहा था, नितिन जी ने तो बहुत ही वागम में उनका पढ़ के बताया है। मैं तो ताजी बात बता रहा हूँ। कल ही मैं डॉक्टर अपने मोहन भागवत को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तिरंगा तो बाद में आया है भाई, हम तो केसरिया ध्वज को अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु केसरिया ध्वज है तो तिरंगा को गोविंद मानिए। तो पहले गोविंद की तरफ झुकिए, नहीं झुकेंगे। उनका फहराया जाएगा केसरिया ही, मन में भी फहरा रहे हैं, संगठन में भी फहरा रहे हैं। अरे भाई, जो लड़ाई 2002 में जिंदल लड़ सकता है, वो लड़ाई 1947 के बाद से 2002 तक संघ क्यों नहीं लड़ा कि हमें ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत दी जाए? और चिंतामणि की बात तो मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि उन्होंने तो वो सरकारी स्कूल बड़े में देखा ही नहीं। अरे 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज सड़कों पर, बाजारों में, स्कूलों में, संस्थाओं में, जहाँ मौका मिलता है, नाट्य संस्थाओं में, सब जगह फहराया जाता। किसने रोका आपको? लेकिन जब आप पॉलिटिक्स करेंगे तो पॉलिटिक्स ही होगी, और इससे मजाक पूरे दुनिया में बन रहा है देश का। आप देखिए, आप जो सब लोग, क्या है, मैं सब अतिरेक की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की राजनीति अपने मोहल्ले, गली, शहर, प्रदेश से आगे करना नहीं चाहते। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या सम्मान होता है आप जापान जाके देखिए। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या सम्मान होता है आप अमेरिका में देखिए। अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज के लिए आदमी उतना ही समर्पित है जितना हिंदुस्तान में होता है। लेकिन आप यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ अगर झंडा आपकी बनियान पर, आपके बरा पर, आपकी चप्पल पर उसके चिन्ह छप जाएंगे तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप अमेरिका में जाइए, हर चीज पर तो उनका राष्ट्र ध्वज जो है चिन्हित है और बड़े इज्जत से घरों पे लोग लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीति होती, झंडे को लेकर राजनीति होती है, पॉलिटिक्स को लेकर राजनीति। संसद का सदन चल रहा है अभी, आपने संसद के सत्र के चलते एक बैठक की कि हम अमृत महोत्सव का समापन करने वाले हैं 10 दिन बाद, हमको एक राष्ट्रीय स्तर पर सबको मिलजुल कर बात करना है। आप तो ईडी में उलझे, आप तो अपने प्रतिपक्ष सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस जिसको आप मानते हैं, उसके नेताओं को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके घर बिठाने में उलझे। आप उनको इस राष्ट्रीय समारोह में शामिल करने में कोई मन नहीं रखते। अगर रखते होते तो कहते भैया ईडी तुम 15 अगस्त के बाद अपना काम कर लेना।
हमें पहले अपना राष्ट्रीय जो समारोह है, तिरंगा घर घर फहराना है, वो कर लेने दो। लेकिन नहीं, आपकी नियति नहीं है। आप घर घर झंडा कहाँ फहराएंगे? इस देश में आज भी आप 20 करोड़ घरों में झंडा फहराना चाहते हैं। 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है, तो झंडा कहाँ फहराएंगे? अपने सिर पे। आपकी प्राथमिकता में न तो उनका घर है, न उनका रोजगार है, न उनका शिक्षा है, न उनकी स्वास्थ्य है। आप टीका लगाते हैं तो गाना गाते हैं मुफ्त में बांट दिया। अरे मुफ्त में क्या आपके पिताजी की फैक्ट्री लगी है? इस देश के लोगों के कर से मिला हुआ पैसा है, और उस पर आप एहसान थोप रहे हैं। मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में टीका लगा रहे हैं, मुफ्त में झंडे भी बंटवा रहे हैं, और वो झंडे बंटवा रहे हैं जो कल कूड़े में डल रखेंगे। आपने खादी का झंडा क्यों नहीं इस देश के लिए तैयार किया? जब आपको अभियान करना था, तैयारी आपकी इतने पूरे साल से चल रही है। आप क्यों चीन से आयात कर रहे हैं? आप क्यों बड़े लोगों को पॉलिस्टर का झंडा बनाने का डर दे रहे हैं? ये बातें कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा। ये बात करेंगे तो शर्म आ जाएगी, पोल खुल जाएगी राष्ट्रीयता की। इसलिए कृपा करके इसको राष्ट्रीय जो हमारा अमृत महोत्सव है, इसको विवादों से बचाइए। अभी भी समय है, संसद में सब लोग बैठे हैं, सबसे बैठ के अपने ऑफिस में सबको बुला लो, बात करो कि भैया हम अपना गरिमा से समारोह का समापन करेंगे। आप सब झंडा लेके चलो, मैं भी चलूंगा, तुम भी चलो, तुम भी चलो, लेकिन बात ही नहीं करना। संवाद शून्यता है। हम तो ईडी को पहुंचाएंगे बात करने के लिए, ईडी ये सवाल जवाब ईडी को भेजेंगे बात करने के लिए। राघव जी बहुत नाराज है तौर तरीकों को लेकर। चिंतामणि जी, अचल जी की बात सुनकर कुछ मन पुनर्विचार के लिए बाध्य हो रहा है कि वाकई हम आज़ादी के अमृत काल में क्या करने जा रहे हैं। एक दौर था जब संविधान सभा के अंतर्गत तमाम विपरीत मत के लोग भी एक साथ बैठकर इतना बड़ा संविधान तैयार कर लिए, और आपसे उस आज़ादी के संदर्भ में एक आयोजन जो है विवाद रहित तरीके से नहीं हो पा रहा। इसको लेकर कोई मलाल है? संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिम्मेदारी उनकी विपक्ष का सहयोग हासिल करना, पर वो तो बयान ऐसे देते हैं कि कोई सहयोग भी करना चाहे तो असहयोग करने पर उतर आए। क्या आपको नहीं लगता है चिंतामणि जी, वाकई नए सिरे से आपको विचार करने की जरूरत है? देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल आप हैं, देश का सबसे बड़ा समर्थन आपके पास है। आप देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने से ही प्रसन्न हैं, या सबका साथ आपको मिला हुआ है इस बात से प्रसन्न होंगे? जानने में दिलचस्पी है। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया। लेकिन मैं आप उस विपक्ष से अपेक्षा कर रहे हैं और उस महा आदर्श की बात कर रहे हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को गलत ठहराया, जिन्होंने एयर स्ट्राइक को गलत ठहराया, जिन्होंने टीके तक का विरोध किया। इस देश ने पहली बार इंडिजीनियस टीका बनाया, उसका भी इन्होंने विरोध किया और कहा कि मैं ये मोदी टीका, ये बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो साथ आएंगे? इतने पवित्र कार्यों में जो साथ नहीं आए, और कांग्रेस को तो हक ही नहीं है ये संघ पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा चमन जी से भी और आदरणीय शैलेश जी से भी, और एक शेर बड़ा अच्छा सुना है इन्होंने, मैं भी एक शेर में बात कह दूं कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करे। अब हमारी देशभक्ति पर, संघ की देशभक्ति पर अविश्वास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सूर्य के प्रकाश से इनकार कर रहे हैं। आप आंखों पर हाथ रख लिए और अंधकार अंधकार चिल्ला रहे हैं। अब संघ पर ऐसी बात करते हुए आपको 50 बार सोचना चाहिए था। लेकिन जहां तक मैं कांग्रेस की शैलेश जी की बात करूं, उन्होंने बड़ी उससे कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा अवमूल्यन अगर राष्ट्रीय ध्वज का किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। सबसे पहले कांग्रेस के झंडे को तिरंगा हटाइए और कोई दूसरा झंडा लाइए। आप देश को भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे और तिरंगे में मिला करके और बीच का निशान आप इधर उधर करके देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये भ्रम कांग्रेस हर उस विषय पर करती रही है, और इसी भ्रम को पोषित करने के लिए, इसी भ्रम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये नहीं चाहते कि स्वतंत्रता में के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनका इतिहास सामने आए। ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, इनमें उन लोगों का इतिहास भी सामने आ रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें दी है। इन्होंने अपहरण कर लिया स्वतंत्रता के आंदोलन का, इन्होंने चुरा लिया उसे, और बाकी जो लाखों लोग गए हैं उन पर आवरित कर दिया, उनको आवरण डाल दिया। तो ये अपराध कांग्रेस ने किया है। ये झंडे पर भ्रम फैला रहे हैं। माफी चिंतामणि, थोड़ा मैं भ्रमित हो गया आपकी दलीलों से। आपने कहा कांग्रेस के झंडे को देश का झंडा बना दिए, बदलना चाहिए इसे, तो तिरंगे के विरोध में कौन है? चिंतामणि मालवीय जी हैं या शैलेश नितिन त्रिवेदी है? थोड़ा रोशनी मिले। झंडा बदले। आप हिमांशु जी है ना, इसको भटकाइए मत। कांग्रेस अपना झंडा बदले,
और तिरंगा वैसा ही बना रहे। कांग्रेस बदले, देश को भ्रमित करना बंद करे। अच्छा, कांग्रेस को अपना झंडा बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? थोड़ा इस पे भी दृष्टि दीजिए। कांग्रेस ने अगर ये चाहा कि देश के संदर्भ में आज़ादी की लड़ाई में जो उसका चिन्ह रहा वो आज़ादी की लड़ाई के बाद भी बना हुआ है, तो आपको इस पे भी ऐतराज हो गया और आपको ये अपहरण दिखाई दे रहा है। कहाँ है इसमें कोई सवाल ही नहीं भाई। झंडा तो बाद में आया, तिरंगा तो आजादी की लड़ाई पहले से चल रही थी। और दूसरा ये कि ये आजादी की लड़ाई के अकेले ठेकेदार हैं। जो लाखों लोग मारे गए उनका क्या? उनके योगदान को आप भुला दोगे? आपने जो भी आंदोलन किया, आपके जवाहरलाल नेहरू जी जिस जेलों में जाते थे, आप वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, अरे आप, और उनकी माफी की बात कर रहे हैं। उन्होंने माफी इसलिए लिखी है कि वो इस देश की सेवा कर सके। और आप चले जाना वहां से उसमें अंडमान निकोबार और जाकर के देखना, दीवारों पर लिखा है उन्होंने। मैं खुद उस कोठरी में गया हूं और उन्होंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि देश की सेवा करना थी। और ऐसे समय में जब इतिहास लिखा जाना हो, वो काल कोठरी में पड़े रहे। इतने विद्वान व्यक्ति और इतने अच्छे नेता, और आपके जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू, वो बड़े बड़े जो रेस्ट हाउस थे, गेस्ट हाउस थे, सर्किट हाउस थे, उसमें अपना जेल काट रहे थे। आप उसको जेल बता रहे हैं, उसको स्वतंत्रता की लड़ाई बता रहे हैं। आपने केवल स्वतंत्रता के उस पूरे अभियान को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। और आज भी यही कर रहे हैं। और ये जो कष्ट है आपका, तिरंगा झंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, कष्ट इसलिए कि आपका वो जो पेटेंट है वो छिनने जा रहा है और जनता उसको समझ रही है। जनता इसके साथ खड़ी होगी। जनता इसके साथ खड़ी होगी। कितनी दलीलें दे हमारी चिंतामणि जी ने, साथ में बता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐश किए थे भाई। आज़ादी के संदर्भ में 10 साल उन्होंने कारावास काटा, रेस्ट हाउस में काटा। हम खामखा में वो जेलों को देख के आते हैं जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाकई जेल काटी थी। लेकिन चिंतामणि जी का अपना आकलन है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर उस सवाल को वापस आपसे दोहराता हूँ। आप इस देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय आयोजन में भी सबको साथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे चिंतामणि जी? ये आपने मान लिया है हमें इनका साथ चाहिए ही नहीं? देखिए, हमारा तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। और तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे बराबर चर्चा होती है। लेकिन कांग्रेस को ये पछता नहीं कि कांग्रेस के अतिरिक्त भी कोई सरकार चलाए। कोई सरकार में हो कैसे सकता है? अरे भाई, लेकिन चिंतामणि जी, आपकी तिरंगा यात्रा में केवल कांग्रेस के सांसद थोड़े नहीं आए थे, बाकी दलों के भी तो नहीं आए थे। उस पर तो कोई टिप्पणी कीजिए ना। कांग्रेस को तो आपने पानी पी पी के कोस ही लिया, बाकी के संदर्भ में क्या कहेंगे? बाकी का क्या होगा? देखिए, हम तो अपेक्षा करते हैं कि पूरे देश के सांसद और पूरा देश इसमें आना चाहिए। सांसदों की अपनी मर्जी, राजनीतिक पार्टियों की अपनी मर्जी। अगर नहीं आएंगे तो जनता उनका हिसाब करेगी, जनता उनका हिसाब करेगी। कुल मिलाकर विपक्ष को इसमें भी निपटाई देंगे चिंतामणि मालवीय जी। लेकिन हम इस चर्चा को थोड़ा विचार केंद्रित रखना चाहते हैं और वापस डीके जैन साहब के पास आना चाहते हैं। और जैसा आपसे समझना चाहते हैं, इस बात को लेकर कितना मन आपका आहत रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है कि राष्ट्र के संदर्भ में इतना समर्पित संगठन होने के बावजूद भी आपकी निष्ठा को संदेह के दायरे में कुछ वर्गों के द्वारा देखा जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अतिशय प्रेम एक वर्ग के बीच में आपको अछूत बनाए हुए? आप एक गैर राजनीतिक संगठन होने का दावा करते हैं, पर एक दल विशेष के प्रति अतिरिक्त अनुराग के चलते अपने गैर राजनीतिक स्वरूप को निशाने पर रखते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारा चिंतन स्पष्ट है, हमारा कार्य प्रणाली स्पष्ट है। जो भी व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत होगा, जो राष्ट्र की सेवा करेगा, वो हमारे लिए आदरणीय है, स्वागत योग्य है और हम उसका स्वागत करते हैं। संघ ने हमेशा ये कहा है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा, संघ उसको अंगीकृत करने के लिए तैयार है। हमने अपने कार्यक्रमों में, आप देखेंगे, प्रणब मुखर्जी जी को भी बुलाया। संघ के कार्यक्रमों में हमने महात्मा गांधी को भी बुलाया। संघ के कार्यक्रमों में हमने विभिन्न विचारधारा के लोगों को आमंत्रित किया और उनका संघ से भली भांति परिचय करवाया। संघ की कार्यप्रणाली से, संघ के विचारों से, संघ की गतिविधियों से हमने परिचय करवाया। हमारे लिए हर वो व्यक्ति प्रिय है, हर वो व्यक्ति आदरणीय है जो इस देश से, इस माटी से प्रेम करता है, जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित और न्यौछावर होना चाहता है। हमें किसी प्रतीक विशेष से या किसी धर्म विशेष से कभी कोई दुराग्रह नहीं रहा।
लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी स्वार्थ प्रेरित राजनीति के कारण, महज सत्ता पर स्थापित होने के कारण, अगर हमारे देश की संस्कृति को भुला देना चाहते हैं, हमारे देश के मूल चरित्र को भुला देना चाहते हैं, हमारे देश पर विदेशी संस्कृति को और विदेशी विचारों को लादना चाहते हैं, तो संघ उसको स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हम अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हैं और उसके प्रति हमारा आग्रह मरने तक रहेगा। हम उसके लिए अपना जान, अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। इतनी ईमानदार बात आप कर रहे हैं जैसा, थोड़ा ईमानदारी से बताइए। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अतुलनीय योगदान दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, संघ के संस्थापक जो स्वयं इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, आज उस कांग्रेस पार्टी को देशद्रोहियों की पार्टी करार देने की कोशिश आपके यहाँ से दीक्षित लोगों के द्वारा की जाती है। चिंतामणि मालवीय जी भी आपके यहाँ से ही दीक्षित हैं। उनके मनोभाव, उनकी आक्रामकता, उनकी उग्रता, कांग्रेस के प्रति उनकी नफरत, सब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसको कितना जायज़ मानते हैं? क्या वाकई आप मानते हैं कि कांग्रेस इस देश से प्यार नहीं करती? क्या वाकई आप मानते हैं कि कांग्रेसियों का इस देश के प्रति लगाव नहीं है? क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना ही देश प्रेम की आधारभूत शर्त है? अगर आप भाजपा के नहीं हैं तो इस बात पर संदेह करना जायज़ है कि वाकई आप इस देश से प्यार करते हैं। क्या कहते हैं जैन साहब? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने कहा, संघ जो है गैर राजनीतिक संगठन है जी। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो इस देश की संस्कृति और इसकी मिट्टी से प्यार करना हमारा मूल चरित्र है, हमारी विचारधारा है। उसके लिए अब पिछले कुछ वर्षों के यदि आप कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस ने जिस प्रकार 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जाके उनका MOU साइन किया, या कांग्रेस ने जिस प्रकार पाकिस्तान के प्रति अपना आग्रह दिखाया, प्रेम दिखाया, कांग्रेस ने जिस प्रकार देश के दूसरे हिस्सों को काटने से कोशिश की, जिस प्रकार JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के ग्रुप के साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो गए और उनके साथ उनकी विचारधारा का समर्थन करने लगे, जिस प्रकार से दूसरे लोगों ने भारत को तोड़ने की, भारत को विखंडित करने की विचारधारा का समर्थन कांग्रेस पिछले कुछ सालों से करने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान में जाकर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि यहां से सत्तारूढ़ दल को हटाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां चाइना के प्रति, जो हमारे देश के दुश्मन राष्ट्र हैं, जो शत्रु राष्ट्र हैं, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ हाथ मिलाना, देश विरोधी विचारधारा के साथ खड़े होना, जब इस प्रकार के कार्यकलाप रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन नहीं कर पाएगी, ये निश्चित है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कुल मिला के जैन साहब ने संघ से बात करते करते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैन साहब का कहना है कि पहले कांग्रेस ने जो भी देश के संदर्भ में योगदान दिया वो अपनी जगह, पर पिछले कुछ सालों से कांग्रेस का जो तौर तरीका है वो देश हित का नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में जो लोग संलग्न हैं उनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस दिखाई देती है। तो ऐसे में कांग्रेस का समर्थन कैसे किया जा सकता है, ये सवाल उठा रहे जैन साहब। इसका उत्तर लेने के लिए तो मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास ही आऊँगा, पर साथ ही उनसे समझना चाहूँगा कि त्रिवेदी जी, आप लोगों के निशाने पर संघ इसलिए तो नहीं है कि भाजपा का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि आपके न चाहने के बावजूद भी भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, तो ये खिसियाहट आपको संघ पर आक्रमण करने के लिए बाध्य कर रही है। आपको लगता है कि संघ के अंदर दीक्षित होकर ही भाजपा इतनी मजबूत हो गई। ये चिढ़, ये जलन, ये ईर्ष्या आपको संघ के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य कर रही है। एक संगठन जिसने इस देश के संदर्भ में सामाजिक रूप से काम करने में अतुलनीय योगदान दिया है। कितने प्रकार के प्रकल्प इस देश में संघ के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में हो, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में हो, चाहे सेवा भारती के रूप में हो, चाहे संस्कार भारती के रूप में हो। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इस देश की संस्कृति को पोषित करने में संघ का योगदान नहीं है। पर फिर भी संघ आपको भाता नहीं है। इसलिए नहीं भाता है कि संघ का साथ आपको भाजपा के साथ दिखाई देता है और उस भाजपा के हाथों मिलती हुई शिकस्त आपको संघ के प्रति नाराज कर देती है। क्या कहते हैं शैलेश जी? संघ और भाजपा के आपसी रिश्ते जी दोनों वक्ताओं के बातों से पूरी तरीके से स्पष्ट है। जी हमारी कोई रुचि नहीं है कि संघ हमको अंगीकृत करे। जी जिस संघ का और भाजपा का चरित्र तिरंगे का तिरस्कार,
संविधान का तिरस्कार, लोकतंत्र से नफरत है। हमें उसके द्वारा अंगीकृत होने में कोई रुचि नहीं है। और सावरकर की देशभक्ति के बारे में कह रहे थे कि वे माफी मांग के इसलिए छूटे ताकि अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त कर सके। और यहीं आपको मैं संघ और भाजपा के तिरंगे प्रेम की असलियत बताना चाहूंगा। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने 30 मई 2022 को कहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कहा कि हमें तो अंततः भगवा ध्वज को ही राष्ट्रध्वज बनाना है। और राष्ट्रध्वज का जो अपमान भाजपा और संघ मिलकर कर रहे हैं, इसका सबूत मैं यही देना चाहूँगा। चले जाइए अमेजन की वेबसाइट में, चले जाइए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में, चले जाइए इंडिया मार्ट की वेबसाइट में, फ्लैग सोर्स इंडिया एंड भारतीय जनता पार्टी। हमारी ध्वज संहिता कहती है राष्ट्रध्वज के बराबर कोई दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता। और खुलेआम देश में ये कंपनियां भाजपा के झंडे और देश के तिरंगे झंडे को अगल बगल करके बेच रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये गलत है, अगर भाजपा सरकार को इससे आपत्ति होती, अगर भाजपा को इससे आपत्ति होती तो इस बिक्री को क्यों नहीं बंद कराया गया, इन कंपनियों पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया गया। ये जीता जागता सबूत है भाजपा के राष्ट्रध्वज के प्रति वास्तविक सोच का। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी तिरंगा हितैषी होने का दिखावा कर ले, इस देश के लोग समझते हैं। हम तो खादी से बना तिरंगा फहराएंगे, जिसमें बुनाई करने वाले, कताई करने वाले, बनाने वाले की मेहनत के साथ साथ त्याग, तपस्या और बलिदान और देशभक्ति की खुशबू रची बसी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के चीन निर्मित पॉलिएस्टर तिरंगे में वो भावना नहीं महसूस करते। चाहे मोदी जी कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लें, कितना भी ईडी का डंडा चला लें, हम कांग्रेस के लोग इनसे डरने वाले नहीं है। शालिनी त्रिवेदी जी ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया। कुछ कहना चाह रहे थे डीके जैन साहब, संक्षिप्त में उनका संक्षेप लेता हूं और आखिरी टिप्पणी के लिए राकेश जी के पास रुख करता हूं। जी जैन साहब, आपको कुछ आपत्ति थी त्रिवेदी जी की बातों से? मैं यही कहना चाहता हूं, सावरकर जी के बारे में पहले वो कुछ ज्ञान प्राप्त करें, कुछ पढ़ लें, उसके बाद बोलने की चेष्टा करें। वो इतना अनर्गल प्रलाप, इतना दुराग्रह से पूर्ण, इतना दूषित विचारधारा से परिपूरित वो विचार सावरकर जी के बारे में प्रकट करते हैं। हम सावरकर जी पर फिर कभी बात करेंगे। सावरकर जी पर हमने पहले भी बात की है, वो एक विवाद का विषय है, लेकिन अभी तो तिरंगे के संदर्भ में बात है। अचल जी, आपसे तो संदेश के तौर पर टिप्पणी चाहिए। देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ऐसे मौके पर उम्मीद ये की जाती है इस देश का हर नागरिक देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, देश की समृद्धि के लिए साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। पर जिनके ऊपर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है, अर्थात वो राजनीतिक दल जिन्हें हम अपने मतों से चुनते हैं, अलग अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे देख के कितना मन दुखता है आपका? क्या होना चाहिए? इसको लेकर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार कोई टिप्पणी करना चाहेगा? इस कार्यक्रम की अंतिम बात आपके द्वारा। मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहूँ, अगर आप इजाजत दें जी। कि मैं खुशनसीब हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, यही सबब है कि अमनो अमान में रहता हूँ। ये 4 तिनके नहीं, सिर्फ साक्षर मेरे, ये एक सबूत है, मैं गुलिस्तान में रहता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि 9 दिन चढ़े अढ़ाई को 75 साल हो गए आजादी के, और हम फिर वहीं खड़े होके विवाद कर रहे हैं कि झंडा इनका है, झंडा उनका है। देश के झंडे की बात हम नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए हो नहीं सकता। मैं तो एक सवाल, चिंतामणि जी हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, जैन साहब तो बहुत ही गंभीरता से बात कर रहे हैं। 8 साल हो गए, आपने देश में इतने शहरों के नाम बदल दिए, संस्कृति के नाम पर आपने स्टेशनों के नाम बदल दिए, तो भाई डर क्यों रहे हो? झंडे को भी बदल दो, आप केसरिया कर दो, और फिर देखो क्या होता है इस देश में। ये तिरंगा जो बात होती है, यहाँ के जन जन के आन बान शान का प्रतीक है। श्यामलाल पार्षद ने, श्यामलाल ने ऐसे नहीं रख दिया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्वगुरु आप इसी झंडे को लेके बन रहे हैं। आप केसरिया लेके जाके जाओ अमेरिका में, चीन में, जापान में, आप कोई नमस्ते नहीं कर रहे। ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, सबका है, और आप अगर घर घर में झंडा फहराना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अन्यथा आपका अभियान फेल हो जाएगा। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये संदेश की बात कही है राकेश जी ने। हर घर तिरंगा फहराए, इससे किसी को ऐतराज नहीं,
पर इसके लिए दूसरे के घर पे तिरंगा जबरदस्ती नहीं फहराना है। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना है और हर व्यक्ति में इस देश के विरोधी दल भी शामिल है। ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसके अंतर्गत हर दल, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति स्वयं की इच्छा के तहत इस बात की में गर्व की अनुभूति करे कि ये तिरंगा फहराना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि हमारी इच्छा भी है। जिम्मेदारी भर पर्याप्त नहीं है, ये कुल मिला के इच्छा का विषय भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बिखराव को रोकने में कारगर सिद्ध होगा और ये पहल के संदर्भ में उम्मीद हम किससे करेंगे? इस देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इन विरोधी स्वरों को सुन पा रहे होंगे और समय रहते हुए फिर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके तहत मन का मैल मिटे और सारे लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक छत के नीचे हमें खड़े दिखाई दे। क्या हमारी इच्छा पूरी हो पाएगी? देखते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस विसंगति को लेकर शायर ने कमाल का कहा। उन्होंने लिखा कि सभी थे एकता के हक में लेकिन सभी ने अपनी अपनी शर्त रख दी। दीपक जैन ने क्या कमाल की बात कही थी। ये जो अहंकार है ये अहंकार खत्म होना चाहिए, ये शर्तों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। कुल मिला के एक ही इच्छा मन में होनी चाहिए, जो भी हो इस देश का मस्तक ऊंचा रहना चाहिए। इस कामना के साथ अब मुझे दी इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।